हेलो दोस्तों। मैं अभय कुमार एक बार फिर आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूँ फेसबुक लाइव में। और आज जिस मसले पे जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो तबलीगी जमात से मुतालिक है, उससे संबंधित है। हमारे एक दोस्त ने अभी पूछा कि अभी तबलीगी जमात के बारे में अ, बात करने की क्या जरूरत है। इसका एक कॉन्टेक्स्ट है, इसका एक संदर्भ है। संदर्भ ये है कि अभी हाल में ही यानी कल के रोज बॉम्बे हाई कोर्ट का एक फैसला है। बॉम्बे हाई कोर्ट एक फैसला है जो मैं चाहता हूं कि मैं आपके सामने इस पे बात रखूं। मेरी इसमें क्या राय है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या किया है कि उन्होंने जो 29 मतलब 29 फॉरेनर्स के जो एफआईआर थे, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट थी, उनको जो केस थे उनके खिलाफ, उनको बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया है, उसको उसको खत्म कर दिया है। और ये बात कल की है, यानी फ्राइडे की बात है। और ये जो फैसला आया है, ये औरंगाबाद बेंच ऑफ बॉम्बे कोर्ट का फैसला है। एक डिवीजन बेंच ने ये फैसला दिया है। उन्होंने इसको 29 जो मामले थे उसको उन्होंने खत्म कर दिया है। तो जजमेंट जो है वो काफी अहम है। ये ये जजमेंट जो डिवीजन बेंच हैं, जस्टिस टीवी नालावाड़े और एमजी सेवालिकर, इन लोगों ने जो जजमेंट दिया है, उन्होंने न सिर्फ 29 फॉरेनर के जो केसेस थे उसको उन्होंने खत्म कर दिया है, जो कि तबलीगी जमात से जुड़े हुए जो विदेशी जो लोग थे वो जुड़े हुए थे, उनको उन्होंने खत्म कर दिया है। बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने 7 हिंदुस्तानी यानी 7 भारतीय भी जो लोग थे, जिनके ऊपर इल्जाम था कि वो तबलीगी जमात से जुड़े हुए थे और उन्होंने मतलब कोविड 19 को आ, फैलाने में उन्होंने बड़ा रोल अदा किया था, तो इस तरह के एफआईआर को कोर्ट ने बिल्कुल रद्द कर दिया, उसको खत्म कर दिया है। जो जजमेंट जो है, जो जजमेंट जो थी डिवीजन बेंच की, जस्टिस टीवी नालावाड़े और एमजी सेवालिकर, गुजरात सॉरी औरंगाबाद जो बेंच है दिल्ली हाई कोर्ट की, वो जो उन्होंने जो जजमेंट दिया वो काफी इंटरेस्टिंग है। और मैं चाहता हूं कि एक दो लाइन आपके सामने मैं इसको पढ़ूं और उसके बाद हम लोग बातचीत शुरू करेंगे। तो जजमेंट अंग्रेजी में ये है कि ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट ट्राइज टू फाइंड ए scapegoat when there is a pandemic or calamity and the circumstances so that there is a probability that these foreigners were chosen to make them a scapegoat। तो अंग्रेजी से मैं अगर इसको हिंदी या हिंदुस्तानी में या उर्दू में जब मैं इसको इसका तर्जुमा करूं, तो इसका मतलब यह है कि कोर्ट ने कहा कि कई बार जो राजनीति जो सियासी सरकारें होती हैं, वो कई बार क्या होता है कि वो बलि का बकरा, स्केप गोट बोलते हैं अंग्रेजी में, कि बलि का बकरा वो ढूंढती है, कभी कभी वो बलि का बकरा ढूंढती है। और वो खास करके जब पैंडेमिक और महामारी की जो बात हो तो उस वक्त और वो बलि का बकरा वो ढूंढती हैं। और उनकी कोशिश होती है कि जो इल्जाम है ना, वो किसी एक जो सबसे कमजोर जो लोग हैं, जो कमजोर सबसे प्रताड़ित और सबसे जो मजलूम लोग हैं, उन्हीं को इसके लिए दोषी और इनके लिए आप कहिए कि इनको अ, कसूरवार करार दे दिया जाए। और इन्होंने ये कहा, कोर्ट का ये डिसीजन है। कौन सा कोर्ट? औरंगाबाद बेंच जो है बॉम्बे हाई कोर्ट का, इसका कल का फैसला था यानी फ्राइडे को। उसने ये कहा कि देर इज ए प्रोबेबिलिटी दैट दीज फॉरेनर्स वेयर चूजन टू मेक देम स्केपगोट। यानी ये कोर्ट ये कह रहा है कि इस बात की संभावना है, इस बात के इम्कान है कि इस तरह के केसेस जो ये जो विदेशी जो लोग थे, जो फॉरेनर थे, उनके ऊपर इसलिए लगाया गया है ताकि उनको बलि का बकरा बनाया। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही
कहिए कि ये एक लैंडमार्क, आप कहिए इसको, कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन कोर्ट की तरफ से आया है। अब बात क्या है कि इसको, जो हमारी जो मीडिया है ना, वो ये कोशिश करेगी कि इसको दबा दें, इस खबर को, इसको दबा दें, ऐसा ऐसा वो प्रिटेंड करेंगे कि जैसा कुछ हुआ ही नहीं, कुछ कोई जजमेंट आया ही नहीं। तो मैंने सोचा कि नहीं, इस पे बात होनी चाहिए कि आज कोर्ट खुद कह रहा है कि तबलीगी जमात के लोगों को बलि का बकरा जो था वो पैंडेमिक, यानी जो महामारी के दौरान बनाया गया। दोस्तों, मैं कोई आपसे क्रेडिट लेने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूं, लेकिन मैं लगातार, मैं यही पोजीशंस के साथ राइटिंग करता था। आप अगर मेरी राइटिंग अभी अगर आप चाहें तो आप गूगल कर सकते हैं, अंग्रेजी में या उर्दू में, हिंदी में, जो मेरी राइटिंग थी तबलीगी जमात को लेकर, मेरा यही मानना था कि तबलीगी जमात को एक एस्केप बोट बनाया गया, एक बलि का बकरा बनाया गया। सरकार जो थी, आवाम को उनको मदद पहुंचाने में जब सरकार पूरी तरह से नाकाम हो गई, तो सरकार को किसी न किसी इस मसले को, मतलब क्या कहते हैं ना, उसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखना था। और उसको जब हिंदू मुस्लिम करेंगे और फिरका परस्ती से काम लेंगे, कम्युनल पॉलिटिक्स करेंगे, तो आप क्या करते हैं कि आप एक कौम को ऐसा साबित करते हैं कि जो भी हिंदुस्तान के अंदर में जितनी भी समस्याएं हैं, उसके लिए वही कौम जिम्मेदार है। ये बात मीडिया में आई थी, और आपको पता है कब आई थी, मैं पूरी डिटेल में आपको यहाँ पे बताऊंगा, डेट बाय डेट में बताऊंगा कि ये चीज कैसे आगे बढ़ा और इसके ऊपर क्या पॉलिटिक्स थी। मुझे अफसोस होता है कि जो भी लोग नफरत अंगेज पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं, जो जो नफरत की सियासत कर रहे हैं, उनसे वाबस्ता, उनसे जुड़े हुए लोग जो थे, अगर वो ये जानबूझकर कर रहे थे तो एक बात समझ में आ सकती थी। लेकिन अफसोस ये है कि कुछ प्रोग्रेसिव जो लोग थे, उन लोगों ने भी, प्रोग्रेसिव लोगों ने भी क्या किया कि उन्होंने भी वो जो है ना, वो आपको इस बैंड वैगन में, इस पूरे शोर में वो भी शामिल हो गए। किसकी शादी में, अब्दुल्ला की शादी में कौन दीवाना वाली बात थी। मतलब ये नफरत अंगेज पॉलिटिक्स किसी और ने की, और इसके अंदर में कुछ जो तथाकथित, जो नाम नेहाद, जो रोशन ख्याल लोग जो थे, वो लोग इसमें कूद पड़े। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं, उनका तो नाम बड़ा नाम है उनका, आपको प्रोग्रेसिव सर्कल में उनकी भी राइटिंग मौजूद है, मैंने उनकी तनकीद की थी। तो उन्होंने भी तबलीगी जमात के ऊपर एक से एक इल्जाम लगाए। तबलीगी जमात के ऊपर तो उनका तो सबसे पहला इल्जाम ये था कि आ, इसको अंग्रेजों ने इसको खड़ा किया था, और इसका पूरा का पूरा मकसद ये था कि जो लोग इकट्ठा हो रहे थे उनको मजहब के बुनियाद पे बांटना था। जो लोग इकट्ठा हो रहे थे आजादी की लड़ाई में, उनको अंग्रेज चाहते थे कि वो कैसे धर्म के नाम पे तकसीम हो जाए। तो एक तो उन्होंने ऐसा आर्गुमेंट दिया। अफसोस बात इस बात की है कि देखिए, प्रोफेसर साहब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के थे, उनको पूरा इस बात का हक है कि वो अपनी बातों को रखें, और मैं कोई तबलीगी जमात का यहाँ पे कोई स्पोक्स पर्सन बन के मैं उनका डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो उन्होंने दलील दी थी वो बड़ी ही सतही दलील थी उनकी। वो प्रोफेसर साहब रिटायर भी कर चुके हैं, और अब मुझे पता नहीं कि वो इस जजमेंट के बाद वो अपनी राइटिंग को कहीं दिखाएंगे कि उसको छुपा लेंगे। दूसरी उन्होंने एक बहुत बड़ी मतलब तबलीगी जमात के ऊपर उन्होंने दूसरी जो उनके ऊपर जो क्या कहेंगे, जो इल्जाम लगाया था, वो ये था कि शायद भोपाल में कभी तबलीगी जमात की कोई मजलिस हुई थी, और उसमें उस जमाने के जो वजीर आला थे, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, वो उस मीटिंग में थे। और उसके बाद वो एक बड़ा क्लेम कर रहे हैं कि तबलीगी जमात जो है, उसके तार जो हैं, वो जो हिंदुत्व के जो लोग हैं उनसे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, और हिंदुत्व के जो लोग हैं वो उनको बहुत ये करते हैं, उनको डिफेंड करते हैं, और कहते हैं नहीं नहीं, तबलीगी जमात तो दूसरे ग्रुप के लोग हैं। तो इन्होंने तबलीगी जमात को और हिंदुत्व को भी कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश की। साहब जो लेफ्टिस्ट साहब जो थे, जो अपने आप को कह रहे थे नाम नेहाद लेफ्टिस्ट, दिल्ली के प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, तो लेफ्ट के अंदर में जो मेन आइडियोलॉजी जो है, जो उनका मेन मेथोडोलॉजी होना चाहिए, वो वर्कर का सवाल होना चाहिए, मजदूर का सवाल होना चाहिए। अफसोस की बात है कि जब वो तबलीगी जमात को लेकर जब वो आर्टिकल लिख रहे हैं, तो उन्होंने मजदूर की बात कही नहीं की। लोग पलायन कर रहे हैं, लोग हिजरत कर रहे हैं, मजदूर को खाने को पैसा नहीं है, उनके ऊपर
जुल्म और ज्यादती, और उनका उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया, उन्होंने तबलीगी जमात को पकड़ लिया। तो ये साहब, उनकी तरफ से प्रॉब्लम है। एक और बांग्लादेश की बड़ी राइटर हैं, वो आजकल हिंदुस्तान में ही रहती है, उन्होंने भी तबलीगी जमात के ऊपर एक से एक इल्जाम लगाए और उन्होंने उसको बैन करने की बात की। तो मैं ये इसलिए कह रहा था कि जब ये तबलीगी जमात के ऊपर सरकार ने एक बार उसको अपने शिकंजे में ले लिया और इस तरह की पूरी कोशिश शुरू हो गई कि तबलीगी जमात ने ही कोरोना को फैलाया है, तबलीगी जमात ने ही कोरोना को फैलाया है, उसके बाद हिंदुत्व के लोगों ने जो किया वो तो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा और आप सब जानते ही हैं, उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद तो है नहीं। लेकिन नाम नेहाद लेफ्टिस्ट लोग और प्रोग्रेसिव लोग भी इसमें कूद पड़े। और मैं जब ये बात कह रहा हूं तो मैं किसी आइडियोलॉजी के ऊपर, मतलब मैं, मेरा कोई यहाँ मकसद कोई किसी के ऊपर पत्थर फेंकना नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कुछ भी लिखने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए किसी को भी। मतलब ये नहीं बैलेंस करने के चक्कर में कभी कभी हो ना, जो इल्जाम जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर लग भी नहीं सकते, उसको भी आप लगाने की कोशिश करते हैं बैलेंस करने की चक्कर। चलो चलो, थोड़ा हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन को क्रिटिक किया तो थोड़ा, अगर माइनॉरिटी को क्रिटिक नहीं करेंगे तो फिर बैलेंस नहीं बन पाएगा। ये जो लाइन है, बिल्कुल अगर माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगता है, बिल्कुल लिखिए। मैं किसी को कुछ भी लिखने और बोलने से मैं मना नहीं कर रहा। तो मैंने बात शुरुआत की थी, जो साथी हमारे लेट से ज्वाइन किए हैं उनको मैं एक बार फिर से बता दूं कि आज जिस मौजू पे मैं बात कर रहा हूं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि तबलीगी जमात को किस तरह से बलि का बकरा बनाया गया। अभी कल के रोज बॉम्बे हाई कोर्ट की जो औरंगाबाद की जो बेंच है, उन्होंने 27 जो विदेशी लोग थे, जो दूसरे मुल्कों से आए हुए थे तबलीगी जमात के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, उनके खिलाफ जो एफआईआर था उसको भी उन्होंने कोर्ट ने रद्द कर दिया। और 7 दीगर हिंदुस्तानी जो थे, जो अन्य हिंदुस्तानी थे, उनको भी उन्होंने रद्द कर दिया। और कोर्ट ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि सारा का सारा फैसला जो था, जो तबलीगी जमात को कोरोना वायरस को फैलाने के लिए जो पूरी की पूरी जो मुहिम थी, ये एस्केप गोट उनको बनाया गया था। और इस तरह से कोर्ट ने एक बार फिर इस बात की तायद कर दी कि किस तरह से इस्लामोफोबिक डिस्कोर्स और किस तरह से ये कॉम्युनल डिस्कोर्स कोरोना के टाइम में, जिस वक्त में हमको सब लोगों को मिलकर इस वबा को और इस पैंडेमिक से लड़ने की जरूरत थी, उस समय किस तरह से एक कॉम्युनल गेम खेला गया। एक बात मैं और बता दूं कि जब अभी आपको पता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 24 आई थिंक 23 या 24 मार्च को उन्होंने लॉकडाउन को मतलब इम्पोज किया था, नाफिज किया था उन्होंने लॉकडाउन को। और आपको भी पता है कि 4 घंटे का सिर्फ या 3 घंटे का वक्त मिला कि आप जो कुछ भी करना है, शायद वो रात के वक्त उन्होंने बोला और 12 बजे के बाद लॉकडाउन लग गया। मैंने देखा कि मेरे जो दोस्त थे वो लोग आलू खरीदने के लिए दौड़ रहे हैं, नमक खरीदने के लिए दौड़ रहे हैं, और मैं भी कई बार अपडेटेड नहीं रहता न्यूज से, तो मुझे लोगों ने बताया लॉकडाउन लग गया है, जल्दी से आलू ले लीजिए, नमक ले लीजिए। तो इससे आपको पता लग सकता है कि किस तरह से गवर्नमेंट का जो पूरा का पूरा जो फैसला था वो कितनी जल्दबाजी में था, कोई प्लानिंग उनके पास नहीं थी। और ये मामला 24 मार्च से शुरू हुआ, और मैं आपको डेट बाय डेट बताऊंगा कि कब कोरोना का मामला तबलीगी जमात से जोड़ा गया, तबलीगी जमात के बारे में क्या कहा गया। मेरे पास राइटिंग है जो मैंने पहले देखा, और मैं सब कुछ पूरे तफसील के साथ बताऊंगा। और जो भाई को लग रहा है कि कोरोना के लिए तबलीगी जमात जिम्मेदार है, उनसे मेरी गुजारिश है, उनसे मेरा आवेदन है कि आप प्लीज थोड़ी देर में 10-15-20 मिनट और बोलूंगा, मेरी बातों को एक बार जरूर सुन लीजिए और फिर आप खुद ही फैसला कर लीजिए कि कहाँ तक मैं सही बोल रहा हूँ और कहाँ तक गलत बोल रहा हूँ। जी। तो प्रधानमंत्री जी ने क्या किया कि उन्होंने एकाएक उन्होंने लॉकडाउन की बात उन्होंने शुरू कर दी। 1-2 दिनों तक तो लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक लॉकडाउन क्या है, क्या हो रहा है। हम लोगों को पानी के लिए भी बड़ी दिक्कत हो रही थी। मैं दिल्ली में हूँ, और दिल्ली में साउथ दिल्ली में हूँ, जो कि यहाँ का बहुत ही पॉश इलाका समझा जाता है। पानी की बड़ी दिक्कत थी, और पानी आपको पता ही है कि पानी, पीने का पानी बहुत लोगों को खरीद कर पीना पड़ता है क्योंकि साफ पानी आता नहीं है। तो मैं कंधे पर जार उठा के कहीं कहीं कई कई दुकान घूमता था, कहीं है क्या पानी। 1-2 दिन तक तो ऐसा लगा कि शायद जान निकल जाएगी। और पानी इतनी बड़ी चीज हो गई, मैंने महसूस किया कि पानी कितनी अहम चीज है। और दुकानें सारी बंद थी, कोई किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं था। 1 दिन 2 दिन में फिर हम पानी भी कम पिया करते थे कि भाई पानी कम पियो, अब पानी। लेकिन 1 हफ्ते के बाद थोड़ा सा
कुछ कुछ दुकानें खुलनी शुरू हो गई, लेकिन एक हफ्ते तक तो पानी का बड़ा दिक्कत था। हम लोग जो कि अपने आप को इंटेलेक्चुअल कह रहे हैं, स्कॉलर कह रहे हैं, हम लोगों के साथ जब ये दिक्कत हुई तो जरा आप सोचिए कि हिंदुस्तान के कोने कोने से, खासकर जो शुमाली हिंदुस्तान है, जो नॉर्थ इंडिया है, वहां से जो हमारे भाई दिल्ली में काम करने के लिए आते हैं, चाहे वो बिहार से हो, चाहे उत्तर प्रदेश से हो, चाहे झारखंड से हो, चाहे राजस्थान से हो, चाहे मध्य प्रदेश से हो, इन्हीं इलाकों से या बंगाल के जो इलाके हैं, इन्हीं इलाकों से ज्यादातर लोग यहाँ काम करने के लिए आते हैं। उनके पास कितनी सैलरी मिलती है आपको भी पता है, उनके लिए रहने और खाने का कितना इंतजाम कंपनी करती है या सरकार करती है आपको भी पता है। एकाएक सब कुछ बंद हो गया, उनके पास रहने और खाने के लिए दिक्कत होनी शुरू हो गई, और उनके सामने कोरोना से भी बड़ा खतरा जो था वो फूड का खतरा हो गया, खाने पीने की चीजें जो थी, जो उनको बहुत बड़ी उसकी दिक्कत होने लगी। फिर क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। तो फिर उन्होंने क्या किया कि भाई शहर तो उनको पूछ नहीं रहा, जिस शहर को उन्होंने मर के जी के अपने खून पसीने से बनाया, वो शहर तो उन्हें पूछ नहीं रहा है, तो क्या करें वो। तो उन्होंने सोचा कि चलो अब घर लौटते हैं, वतन लौटते हैं। लेकिन क्या हुआ, पॉलिसी जो बनाई गई थी सरकार के तरफ से, वो इतनी जल्दबाजी में थी कि कोई सेंस था नहीं, कोई बहुत ज्यादा दूरंदेशी या कोई इंसाइट तो था नहीं उनके अंदर में। तो उन्होंने क्या किया कि रेल की सर्विसेज और ट्रेन की सर्विसेज और बस की सर्विसेज सारी बंद हो गई। पुलिस डंडे लेकर सड़क पे खड़ा हो गई कि कोई घर से बाहर ना निकले। किसी तरह से लोग मर जी के कहीं पहुंचे, आनंद विहार बस अड्डा जो दिल्ली में है, वहां पर पहुंचे, और उनको लगा कि वहीं से कुछ उनको इंतजाम होगा और अपने गांव चले जाएंगे। लेकिन वहां पे कोई इंतजाम नहीं हुआ, और एक बहुत बड़ी तादाद जो थी, मैं तो ये तो कह नहीं सकता कितने लोग थे, लेकिन जो दूर से देख के जो लगता है, मुझे लगता है कि अगर लाखों नहीं है तो हजारों तो जरूर ही लोग हैं। मतलब 50,000, 60, 70,000 लोग, इतने लोग वहां पे पहुंचे, और वो घर जाना चाहते थे। सरकार पूरी नाकाम। जो सरकार कहती है कि हम विकास करते हैं, हम सबको साथ लेके चलते, उनके कोई भी लोग दिखने के लिए तैयार नहीं है। तो उस वक्त ऐसा था कि सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी थी, पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी थी सरकार के पास। जो उनकी बोलते हैं ना कि वो जो पूरा का पूरा जो उनका दावा था, वो बिल्कुल खोखला दावा साबित हो रहा था। एक और बात याद रखने की है कि यूरोप में भी और दूसरे ममालिक में भी, दूसरे कंट्रीज में भी लॉकडाउन लगे, लेकिन वहां क्या हुआ, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, इकोनॉमिस्ट, वेल नोन इकोनॉमिस्ट प्रभात पटनायक ने भी, जेएनयू के प्रोफेसर प्रभात पटनायक ने भी इसके ऊपर आर्टिकल लिखा। उन्होंने कहा कि जो यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज हैं, वहां पे जब लॉकडाउन लगा तो उन लोगों ने अपने मजदूरों के लिए रहने खाने का जो एक होता है ना, जो एक पैसा जो होता है, उन्होंने उनको पैसा दिया, उनके लिए उनकी देखभाल की। इसलिए देखभाल की कि अगर आप काम कर रहे हैं और आपकी नौकरी नहीं है और फैक्ट्रियां बंद हो जाती है, तो ये तो फैसला सरकार का है। तो जब सरकार उनसे काम करने के जो मौके जो हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जब उनसे वापस ले लेगी, तो उनकी रोजी रोटी का ख्याल कौन रखेगा। बिल्कुल बहुत सिंपल सी बात है। तो सरकार की जिम्मेदारी है। और दूसरी बात यह है कि मजदूर ही तो बनाया है ना भाई, इस शहर को किसने बनाया। हम लोग पढ़ते हैं किताबों में कि पुल किसने बनाया, ये मंदिर किसने बनाया, ये मस्जिद किसने बनाया, ये सड़क किसने बनाया। तो आप जब जाएंगे तो वहां पे जो एक साइन बोर्ड लिखा होता है, वहां मंत्री जी का नाम होता है, वहां पे विधायक जी का नाम होता है, वहां एमएलए का नाम होता है, वहां एमपी का होता है, वहां चीफ मिनिस्टर का नाम होता है, वहां प्रधानमंत्री का नाम होता है। अर्लियर मतलब पहले के जमाने में राजा का नाम होता था कि भाई ये तो महाराणा प्रताप ने किया, तो ये अकबर ने किया, तो ये औरंगजेब ने किया, यही सब होता है ना, ये शाहजहां ने बनवाया। लेकिन भाई शाहजहां ने जाके क्या ईंट उठाई थी वहां पे? क्या अकबर साहब ने जाके वहां ईंट उठाई थी? क्या अगर जो चीज बनी, क्या शिवाजी वहां पे गए थे बनाने के लिए? क्या वहां पे महाराणा प्रताप गए थे बनाने के लिए? कोई तो नहीं गया था। कौन बनाया इसको? मजदूर ने बनाया। तो हमारे लिए गेहूं कौन पैदा कर रहा है? मजदूर। हमारे लिए चावल कौन उगा रहा है? तो मजदूर। हमारे लिए कूली का काम कौन कर रहा है? तो मजदूर। सड़क कौन बना रहा है? तो मजदूर। घर कौन बना रहा है? तो मजदूर। रेल की पटरियां कौन बिछा रहा है? तो मजदूर। और जब लोग मर जा रहे हैं इस कोरोना में, तो कब्र कौन खोद रहा है? मरने मरते वक्त उनको उनको जो अंतिम दाह संस्कार है वो कौन कर रहा है? तो सब कुछ तो मजदूर कर रहे हैं। लेकिन मजदूर के लिए किसी के दिल में कोई जगह नहीं है। मजदूर के लिए किसी के दिल में कोई जगह नहीं है। मजदूर आएंगे, काम करेंगे, जिस दिन काम नहीं करेंगे उनको पैसा नहीं मिलेगा।
और इसके लिए आपको कोई मार्क्सिज्म की मोटी मोटी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप बेसिक पम्फलेट भी पढ़ेंगे मार्क्सिज्म का, जो कि आपको 2 घंटे का टाइम लगेगा, 1 घंटे का, उसमें मार्क्स ने बहुत ही आसान लफ्जों में कह दिया, एंजल्स ने भी कह दिया बहुत ही आसान लफ्जों में, कि पैसा जो बनता है ना, जो प्रॉफिट बनता है, वो प्रॉफिट बनता है क्योंकि मजदूर काम करता है और उसकी आमदनी को हम चोरी कर लेते हैं, और हम उसी के कमाए हुए पैसे से उसको एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा देते हैं उसको, और बाकी पैसा जो है ना उसको खा जाते हैं, कंपनियां प्रॉफिट के नाम पे खा जाती है। तो आप देखिए कि मजदूर काम करेगा, मजदूर फैक्ट्री बनाएगा, मजदूर घर बनाएगा, मजदूर के प्रॉफिट से जो कंपनी की जो आमदनी होती है वो 1000 गुना बढ़ जाती है, और मजदूर 2-4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए लॉकडाउन लग गया तो उनको खाने और रहने के लिए ना तो उनसे सरोकार कंपनियों को है, ना ही सरोकार उनसे उनके 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 ना तो सरकार को है। तो सरकार हुआ क्या कि मार्च के आखिरी हफ्ते में, यानी 1 हफ्ते बाद लॉकडाउन के, सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो गई थी, पूरी तरह से उसकी जो असलियत जो जो थी ना, वो बिल्कुल सामने आ चुकी थी। और अगर आप हमारी विचारधारा से, अगर आप और हमारी बात से अगर आप सहमत नहीं है, तो आप अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए, क्या आपके घर से मजदूर, आपके पिताजी, आपके माताजी, आपके भाई, आपके बहन, आपके चाचा, आपके मामा, क्या दिल्ली में काम करने नहीं आते हैं? क्या गुजरी होगी उनके ऊपर? आपने कभी सोचा होगा कि क्या गुजरी होगी उनके ऊपर? कहाँ से खाए होंगे वो, कहाँ से पानी लाए होंगे, कहाँ वो रहे होंगे, क्या मुसीबतें उनके ऊपर उनके ऊपर वो हुई हुई होगी जब वो आनंद विहार में गए होंगे और उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। उस वक्त तक सिचुएशन बिल्कुल, जो होता है ना, पानी जो होता है नाक से ऊपर पानी जाने लगा था। प्रधानमंत्री जी को चाहिए था, सरकार को चाहिए था कि अपनी गलती को मानते और उसी वक्त उनके लिए ह्यूमैनिटेरियन कुछ ना कुछ उनके लिए करते। अगर ऐसा किया गया होता उनके लिए, तो क्या होता, जो तबलीग जो आपको जो लोग जो थे मजदूर थे, अगर उनके अंदर में अगर कुछ वायरस या कोरोना अगर कुछ लोगों को जाने अनजाने में अगर लग भी चुका था, तो वो गांव में नहीं जाता वो मामला, उनको यहीं पर रोकना चाहिए था, उनके खाने और रहने का इंतजाम करना चाहिए था। फिर क्या होता कि जो हमारा गांव था, जो दूसरे इलाके थे, वहां पे मामला इस तरह से नहीं था, इस तरह से नहीं फैलता वहां पे, देखिए कोई प्लानिंग नहीं। अच्छा, इसी दौरान क्या हुआ इंटरेस्टिंगली, कि एक मेरे दोस्त ने फेसबुक पे लिखा कि क्या आपको पता है इस देश का लेबर मिनिस्टर कौन है? मैं भी एक पत्रकार हूं, मैंने मैंने दिमाग पकड़ लिया और मैंने सोचा, लेबर मिनिस्टर इस देश का कौन है भाई? इस देश का लेबर मिनिस्टर मुझे भी याद नहीं है। आप बताइए दिल से, हिंदुस्तान के लेबर मिनिस्टर, जो कि श्रम जिसको बोलते हैं ना, मजदूर, इस देश का मजदूर ही सब कुछ करता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इस देश के मजदूरों के हित को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए जो मंत्रालय बना है, जो मंत्री बना है, उसकी कितनी खबरें आप देखते हैं? आपसे मैं पूछ रहा हूं, मेरे दोस्त जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, क्या आपको पता है कि देश का लेबर मिनिस्टर कौन है? अगर आपको पता है तो जरा उनका नाम आप मुझे मैं मैसेज करके लिखिए। नहीं पता है बहुत लोगों को, हो सकता है किसी लोगों को पता हो। क्यों नहीं पता है? क्योंकि लेबर मिनिस्टर को आप नहीं जानते हैं, इसका मतलब है लेबर मिनिस्टर को लेबर मिनिस्ट्री जो है, जो श्रम मंत्रालय है, वो सरकार की तरजीह में नहीं है, वो प्रायोरिटी में नहीं है। सारे प्रोग्राम को सारे प्रोग्राम का इनोग्रेशन एक ही व्यक्ति करेगा, सारे प्रोग्राम के ऊपर एक ही व्यक्ति का फोटो रहेगा, उसी का नाम रहेगा। लेकिन जब वो मंत्रालय काम नहीं करता है, तो उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए वो जो श्रेष्ठ नेता है इस देश का, वो सामने नहीं आएगा, उसको सिर्फ क्रेडिट चाहिए, उसको सिर्फ क्रेडिट चाहिए। तो 30 मार्च के करीब में सिचुएशन बहुत ही खराब था मुल्क के अंदर में। इस बीच पुलिस को तैनात कर दिया गया रोड पे, पुलिस डंडा मारना शुरू कर दी, सब्जी बेच रहा है कोई गरीब आदमी, उसको मारना शुरू कर दी, कितने लोगों की जान चली गई। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप इसको गूगल कर लीजिए अभी। कोरोना पेंडेमिक, पीपल डाइड, लेबरर्स डाइड, पुलिस एट्रोसिटीज, आप गूगल कर लीजिए साहब, सब कुछ मौजूद है। मैं कोई कोई मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान अभी नहीं आया है कि मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। तो उस समय सरकार बुरी तरह से फंसी हुई। लेकिन भाई, गलती मेरे से भी हो सकती है, गलती किसी से भी हो सकती है। सरकार के हमारे
देश के नेता के पास इतनी ताकत होनी चाहिए, उनको कहना चाहिए कि देखिए कोरोना जैसी जो समस्या थी हम समझ नहीं पाए, हमसे तैयारी अच्छी नहीं हो पाई, कोई बात नहीं है, हम हमसे तैयारी जो थी बिल्कुल सही नहीं हो पाई, लेकिन हम अब से करेंगे, हम सब भारतीय साथ हैं, हम सारे इंडियन साथ हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या कि मार्च का महीना जैसे ही खत्म होता है, 30 तारीख या 31 तारीख, अप्रैल से के शुरू होने से के वक्त और मार्च के आखिरी महीने में दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है निजामुद्दीन। निजामुद्दीन एक मामले में बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह इसलिए है कि वहां पे एक सूफी संत गुजरे हैं जिनके प्रति श्रद्धा हिंदू मुसलमान सबकी बराबर की है। उनका वहां पे उनका वहां पे दरगाह है, लोग जाते हैं वहां, वहां उनकी जियारत करते हैं। तो उसी के पास एक ऑफिस है, जिस 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 संगठन का ऑफिस है उसका नाम है तबलीगी जमात। तबलीगी जमात। तो उनके ऑफिस पे पुलिस ने छापा मार दिया, और छापा मारने के बाद क्या हुआ, ये खबर मीडिया में आनी शुरू हो गई कि तबलीगी जमात के लोगों ने सरकार के और पुलिस के जो इंस्ट्रक्शंस था, जो उनके निर्देश थे, उसके खिलाफ जाते हुए इन लोगों ने यहाँ पे कोई इज्तिमा इज्तिमा बोलते हैं, कोई बड़ी सभा की थी, धार्मिक सभा करने वाले थे। और इसके अंदर में तबलीगी जमात के अंदर में बहुत सारे लोग अंदर हैं, और इनके अंदर में कोरोना वायरस फैल गया है, और ये लोग कोरोना वायरस को फैला रहे हैं। ये बात मीडिया में आने लगी। अच्छा, मैं भी थोड़ा मीडिया में खबरें थोड़ा रातों को ही देखता हूँ, हर वक्त मैं अपडेट रहता नहीं। मैं वॉक कर रहा था कहीं ना कहीं, तो क्या हुआ कि मुझे एक साहब मिले दिल्ली में। मैंने ऐसे कहा कि सर नमस्ते, आदाब, कैसे हैं? ठीक है। मैंने कहा सर एक कोरोना का मामला चल रहा है, कब तक चलेगा कुछ आपको? तो क्या कह रहे हैं, देखिए उनका क्या रद्द अमल था, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। उन्होंने कहा अरे भाई कोरोना तो खत्म हो गया था, ये तो तबलीगी वाले लोगों ने फैला दिया। मैंने कहा तबलीगी वाले लोगों ने फैला दिया, मैं समझा नहीं। अरे आपको नहीं पता है तबलीगी जमात के ऑफिस में कितने कितने मुसलमान बैठे हुए थे, इन लोगों ने बीमारी फैला दी, ये कर दिया वो कर दिया। मैंने सुना सब्जी फरोश जो लोग थे, जो सब्जी बेच रहे, वहां पर भी तबलीग के बारे में और ये चर्चा। फिर मैंने मोबाइल लिया, मैंने गूगल किया, मैंने देखा तो हुआ भाई पुलिस का छापा है वहां के ऊपर। उसके बाद क्या हो रहा है कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद तबलीगी जमात को लेके खबरें हिंदी मीडिया में आनी शुरू हो गई, और बहुत ही मतलब आपके सेंसेशनल, आपको मतलब बहुत ही सेंसेशनल। तबलीगी जमात, तबलीगी जिहाद, जाहिल तबलीगी, तो ये तबलीगी, तो तबलीगी समाज के दुश्मन हैं, तो तबलीगी दकियानूस हैं, तो तबलीगी अंधविश्वास हैं, तो ये अकल के दुश्मन, तो ये जिहादी, तो ये तरह तरह की चीजें आनी शुरू। चीजें इतनी बिगड़ी कि भाई मैं आपको बताता हूँ, कोरोना के अंदर में जो मुसलमान भाई थे वो डर गए, बहुत सारे लोग डर गए। ये भी खबर आई कि जो सब्जी बेचने वाला जो मुसलमान है, कहीं गरीब आदमी है, उसको इंट्री हिंदू इलाकों में कोई जगह पे नहीं दी गई। और मुझे पता है कि इसमें आम आदमी की कोई गलती नहीं है, जो पॉलिटिक्स करने वाले जो लोग हैं ना, जो ये नारंगी जो तौलिया लपेट के जो घूमने वाले लोग हैं, इन्हीं लोगों की गलती है। इसमें कोई मतलब हमारे हिंदू भाइयों की कोई गलती नहीं है, जो पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं। फिर मीडिया ने जहर उगलना शुरू कर दिया, अखबारों में खबर आने लगी, और खासकर हिंदी मीडिया में ये खबरें आनी शुरू हो गई कि तबलीगी जमात जो था उसकी उसने बीमारी फैलाई, तो तबलीगी जमात ने किया। अब देखिए खबर ऐसी आने लगी कि आप सोच के आप अपना सर पीटने लगेंगे। कैसी खबर आई, तबलीगी जमात के जो लोग हैं वो अस्पताल के अंदर में मसालेदार बिरयानी मांग रहे हैं खाने की। आप बताओ, जब आपको बीमारी होगी, अगर मान लीजिए अगर बीमारी हो गई, आप अस्पताल में जाएंगे, तो कौन सा ऐसा इंसान है जो अस्पताल के अंदर में डॉक्टर इलाज कर दे, दवा दे दे, यही तो आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है। कौन कहता है अस्पताल के स्टाफ से कि मेरे लिए मसालेदार बिरयानी लाओ? फिर खबर ये लगाई गई कि वो डॉक्टर के साथ तबलीगी जमात के लोग बदतमीजी कर रहे हैं। आप बताइए, डॉक्टर को जब कोई देखता है अस्पताल में क्या बोलता है, सर थोड़ा मेरा इलाज कर दीजिए? कोई डॉक्टर को बोलता है? कोई बदतमीजी करता है? आप बताइए। अगर करता भी होगा तो उस इंसान की
गलती है, उससे तबलीगी जमात का क्या लेना देना है, आप बताइए। तबलीगी जमात के अंदर में कोई अच्छा मिजाज का भी हो सकता है, कोई बुरा मिजाज का भी हो सकता है, इसमें तबलीगी जमात का क्या लेना देना है? क्या जो लोग किसी भी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, क्या उनके उनके पार्टी के अंदर में लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग नहीं है? तो क्या हमें कहेंगे उनकी सारी पार्टी खराब है? अच्छा, फिर ये कहा गया कि तबलीगी जमात के लोग इधर पेशाब कर रहे हैं, उधर पेशाब कर रहे हैं। अच्छा देखिए, इस तरह की खबरें हिंदी मीडिया ने छापी और पूरा तबलीगी के खिलाफ माहौल जो है वो खराब हो। अब देखिए एक और शरारत देखिए, जो कोरोना पॉजिटिव के जो केसेस आते थे तो उन्होंने इसने तबलीगी करके एक अलग से कॉलम बना दिया, ताकि लोगों को लगे कि अच्छा, हिंदुस्तान में केस जो बढ़ रहा है ना वो तबलीगी की वजह से बढ़ रहा है। तो एक वो उन्होंने एक ऐसा कॉलम बना दिया। दिल्ली के माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन ने इस बात को नोटिस लिया और उन्होंने कहा कि भाई आप एक्सक्लूसिव अगर कॉलम बनाते हैं तबलीगी जमात का, तो इससे तो बड़ा बुरा पैगाम जाता है। आप तो किसी भी इदारे में किसी भी जगह पे अगर कोरोना का पॉजिटिव कोई पाया जाता है तो आप स्पेशल कॉलम उसके साथ नहीं बनाते हैं। आप ये नहीं देखने जाते हैं कि दूसरे धर्मों के किसी जगह पे अगर कोई कोरोना का पॉजिटिव पाया गया तो उसके ऊपर आप अलग अलग से नहीं बनाते हैं कोई कॉलम उनके लिए। आपने तबलीगी जमात के लिए क्यों बनाया कॉलम? फिर तबलीगी जमात के ऊपर लोगों ने मुकदमे किए गए, बहुत सारे लोग जेल चले गए और क्या क्या हुआ, डिटेल्स जो है वो आप इसके बारे में जब इंक्वायरी करेंगे तो आपको डिटेल्स पता चल जाएगी। ये तला और उसके बाद पूरी तरह से मीडिया में खबर आ गई कि तबलीगी जमात ने केस को खराब किया, नहीं तो कोरोना की लड़ाई कब की खत्म हो गई होती, भारत ने ऐसा किया, भारत तो बहुत अच्छा कर रहा था। हुआ क्या, तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि ये तबलीगी जमात का जो मामला है तो क्यों नहीं मैं अखबारों को एक बार, पुराने अखबारों को मैं पलट कर देखूं कि हिंदुस्तान में सबसे पहला केस किस दिन आया और उसके बाद फरवरी और मार्च के दौरान में अखबार ने कैसी रिपोर्टिंग की। और तबलीगी जमात जो था, जिस दिन उसको तबलीगी जमात को विलियन बनाया गया, उस दिन तक मैंने सारे अखबार को एक दिन मैंने बैठ के देखा। मैंने सब अखबार को उलाट उलाट के देखा, सब कुछ मैंने रिसर्च किया और मैंने देखा कि देखते हैं कि तबलीगी जमात के बारे में बातें कब आनी शुरू हो गई। मेरे पास वो है, अभी अभी मैं आपको दिखाऊंगा उसको, मेरे पास है, मैं डेट बाई बताऊंगा कि क्या क्या हुआ। तो हुआ क्या कि क्या वजह है कि तबलीगी जमात के ऊपर जिस दिन 30 तारीख को, 30 मार्च को या फिर 1 अप्रैल को जिस दिन तबलीगी का मामला सामने आया, उससे पहले तबलीगी के बारे में कोई केस नहीं है पिछले 2 महीने के अंदर में। और एकाएक 30 तारीख को क्या हुआ, आप बताइए। 30 तारीख को क्या हुआ कि तबलीगी जमात का ही 30 तारीख का, 1 तारीख को जिस दिन छापा पड़ा, क्या हो गया कि आपने तबलीगी जमात को एकाएक पकड़ लिया? अगर उनकी तरफ से कोई गलती होती हुई होती तो पहले भी ये इस तरह की खबरें आई होती, लेकिन कोई खबर नहीं है। और आप बताइए, दिल्ली के अंदर में अगर आपको किराए में मकान लेना होता है तो उसके लिए पुलिस इंक्वायरी करने की जरूरत होती है, पुलिस की वेरिफिकेशन करने की जरूरत है। क्या तबलीगी जमात या कोई भी संगठन एक इतना बड़ा नेशनल और इंटरनेशनल प्रोग्राम कर सकता है बिना पुलिस से इजाजत लिए हुए? आप जरा, मैं पूछ रहा हूँ बिल्कुल, आप जरा, अगर मैं गलत हूं तो आप जरूर यहाँ पे लिखिए कि मैं बिल्कुल गलत बोल रहा हूँ। आप बताइए, एक छोटा सा प्रोग्राम अगर आप गांव में करना चाहते हैं, छोड़ दीजिए शहर को, तो आपको पुलिस को बतानी पड़ती है। और तबलीगी जमात जिसके मेंबर इतने सारे कंट्री से आ रहे हैं, क्या उनको जो वीजा मिला होगा, उनको जब परमिशन मिले होंगे, जब वो एयरपोर्ट पे आए होंगे, तो क्या ये सब कुछ छुपा के हो रहा होगा? अब बताइए, क्या बिना पुलिस के परमिशन के नहीं हुआ होगा? तो पुलिस ने क्यों परमिशन दिया? कैसे परमिशन उनको मिल गया? जो वीजा के लिए जो लोगों ने अप्लाई किया हुआ था बहुत पहले किया होगा। अगर आपने परमिशन दे दिया और बीच में लॉकडाउन लग गया तो फिर उनको कहीं रहने का या फिर उनका जो भी उनके साथ जो इमरजेंसी की सिचुएशन आई है उसके लिए आप सरकार की जिम्मेदारी, इंतजामिया की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि आप उनके साथ खड़े हुई। आप बताइए, आप कैसे हंगामा कर सकते हैं आखिरी वक्त तक? अच्छा, तो जहां तक, तो इसमें भी इसका भी जवाब मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या देश में कोरोना का जो संकट है, वायरस जो है, वो सिर्फ तबलीगी जमात की वजह से फैला? क्या ये सही है? मतलब आप दिल पे हाथ रख के आप बताइए, जिन लोगों को लगता है क्या उनकी वजह से फैला, जिनको लगता है कि कोरोना जो है वो तबलीगी जमात की वजह से फैला, तो मेरे पास मैंने डायरी बनाई है, मैं अभी आपको पढ़ के बताना चाहूंगा कि किस दिन क्या हुआ, और फिर आप ही फैसला कीजिए
कि क्या सही में जो कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है और कहा है कि तबलीगी जमात को एक बलि का बकरा बनाया गया, वो सही है या गलत है। देखिए, हुआ है ये, मैं थोड़ा आपको क्रोनोलॉजी बता दूंगा आपको कि क्या है, कब से क्या मामला आया। देखिए, क्रोनोलॉजी ये है कि 1 अप्रैल को फ्रंट पेज पे अखबारों की खबर आई कि तबलीगी जमात जो है ना, उन्होंने क्या किया है कि माइग्रेंट तबलीगी जमात के जो लोग हैं, उन्होंने इस तरह से कोरोना के पॉजिटिव मरकज जो है, जो तबलीगी जमात का जो ऑफिस है दिल्ली में, वहां से पाया गया। यानी तबलीगी जमात से लेके खबरें आनी शुरू हो गई। किस तारीख को याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। 1 अप्रैल। 1 अप्रैल 1 अप्रैल का मतलब हुआ कि जो प्रधानमंत्री जी ने 23 या 24 तारीख को जो लॉकडाउन का जो ऐलान किया था, उससे तकरीबन 6 या 7 दिन के बाद, तो 7 दिन के बाद एकाएक एक खबर आती है कि मरकज यानी तबलीगी जमात के ऑफिस में कोरोना के बहुत सारे पॉजिटिव केस बने हैं। उसी दिन की बात है कि उसी दिन के अखबार में या एक दिन पहले के अखबार में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे मैंने पहले कहा है कि वो अखबारों के जो पन्ने थे वो मजदूरों के मसले से, माइग्रेंट लेबरर्स जो थे, प्रवासी मजदूर थे, उनकी समस्याओं से भरे पड़े थे। 30 तारीख को यानी एक दिन पहले तबलीगी जमात के दफ्तर पे हमला, मतलब उसमें रेड पड़ने से एक दिन पहले की बात है, पीआईएलए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो था, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को यानी केंद्रीय सरकार से ये पूछा था कि आप मजदूरों के लिए, जो माइग्रेंट मजदूर हैं, उसके लिए आप क्या करते हैं। तो देखिए, क्लास लग रही थी सरकार की एक दिन पहले। अच्छा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि जमीयत उलमा हिंद के जो लीडर हैं, मुस्लिम जमीयत उलमा हिंद एक मुस्लिम संगठन है जिनका बड़ा रोल है आजादी की लड़ाई में, कांग्रेस के साथ थे। अच्छा, तो जमीयत उलमा हिंद के लीडर मोहम्मद मदनी ने प्रधानमंत्री को खत लिखा 30 तारीख को, और उन्होंने कहा है कि वो आइसोलेशन सेंटर जो है 10,000 पेशेंट के लिए देने के लिए वो तैयार है। आइसोलेशन सेंटर 10,000 लोगों को देने के लिए तैयार है। तो आपको लगता है कि मुसलमान तो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं आपके पास, लेकिन ये देखिए 30 तारीख को ये जो आपको ये जो जमीयत उलमा हिंद के जो लीडर हैं, वो तो आपको आइसोलेशन सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं। और रेड जो था, वो रेड जो है उसी दिन में 30 तारीख को या 1 तारीख को आपको रेड पड़ा। 29 तारीख को, ये 2 दिन पहले आइए, उस दिन क्या हो रहा है कि माइग्रेंट लेबरर्स की एक बहुत बड़ा गैदरिंग जो था वो आनंद विहार के पास हो गया। वो लोग चाह रहे थे घर जाने के लिए, वो बॉर्डर को सील कर दिया गया। और प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी थी उस दिन, अपॉलोजी की थी उस दिन कि हमने मजदूरों के साथ, मजदूर बहुत ही हार्डशिप झेल रहे हैं, ये तो कोई नहीं इस पे बात करता। कि तबलीगी जमात के ऊपर बैन लगाने से पहले, सॉरी बैन नहीं, माफ कीजिए, रेड लगाने से पहले प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी थी। अच्छा, अपोजिशन भी सरकार को घेर रहा था। 28 तारीख को देखिए, थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स जो थे आनंद विहार पे गैदर हो गए हैं, वो अपने घर जाना चाहते थे। वो लोग ज्यादातर उत्तर प्रदेश और बिहार के थे। अच्छा। अच्छा, उसके बाद देखिए 27 तारीख को देखिए, 27 मार्च को देखिए, यानी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, जो दिल्ली का जामा मस्जिद है, वहां से मास प्रेयर जो था वो नहीं किया गया, लेकिन जो होता ना जमात के साथ जो नमाज होती है, सब लोग एक साथ नमाज पढ़ते, उसको नहीं किया गया। सिर्फ 8 लोगों ने ही नमाज पढ़ी। तो आप बताइए, जब जामा मस्जिद में 8 लोग नमाज पढ़ रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो तबलीगी जमात या कोई मुसलमान आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है। फिर उत्तर प्रदेश से भी खबरें आई कि फ्राइडे की जो नमाज है, उसको उत्तर प्रदेश के इलाके में उसको घर पे पढ़ा गया। लोगों ने जमात के साथ मस्जिदों में नमाज पढ़ना उन्होंने बंद कर दिया। लेबर की समस्याएं बनी हुई है।
26 तारीख के रोज डॉक्टर कफील जो थे, जो कि गोरखपुर अस्पताल में डॉक्टर थे, जिनको जेल में डाल दिया गया, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को खत लिखा और कहा कि मैं कोरोना के दौर में मैं अपनी सर्विस देना चाहता हूं, आप मुझे रिहाई करवाइए, मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूं। आपको तो मंजूर नहीं है कि कोई सेवा करने के लिए कोई तैयार हो जाए, उनको आपने जेल में रखा। 25 तारीख को अपोजिशन पार्टीज ने ये सवाल उठाया कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कैसे अयोध्या में पूजा में हिस्सा ले सकते हैं, इसके ऊपर भी सवाल अपोजिशन पार्टी ने उठाया 25 तारीख के रोज। 25 तारीख की खबर है। अच्छा, फिर 25 तारीख की खबर है कि मुस्लिम लीडरों ने अपील किया कि आप घर के अंदर में ही नमाज पढ़िए, आप घर के अंदर में ही रह के नमाज पढ़िए। फिर आपको 24 तारीख की खबर है कि प्रधानमंत्री जी ने 21 दिनों के लिए लॉकडाउन के लिए जिन्होंने अपील की थी, जिसकी मैं चर्चा कर चुका हूं। उसी दौरान मध्य प्रदेश में सरकार, कांग्रेस की सरकार को गिरा के और बीजेपी की सरकार बन रही थी। और उसी दौरान क्या हो रहा है कि कोरोना का जो गाइडलाइंस है, कोरोना इसका कोई मतलब ख्याल नहीं रखा जा रहा है, और जो आ, सरकार पलटा पलटी की जा रही है, और सरकार की एनर्जी है वो ज्यादातर है कि भाई अपनी सरकार बनाओ और दूसरी सरकार को गिरा दो। 24 तारीख की खबर है कि जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद के कारी सैयद उस्मान मंसूर पुरी साहब जो हैं और महमूद मदनी थे ने, उन्होंने भी अपील की मुसलमानों से कि आप लॉकडाउन जो है उसको, उसके जो कानून है उसका एहतराम कीजिए, उसका आदर कीजिए। अच्छा, 22 तारीख को जनता कर्फ्यू था, ये तो आपको पता ही है। फिर मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स जो हैं, मौलाना बाकर जैदी, मौलाना जावेद सिद्दीक कासमी, सैयद अंजुमुल हसन चिश्ती, सैयद अनवर हुसैन जाफरी, शाकिर हुसैन अंसारी, उन्होंने भी अपील की कि भाई, मैं अखबार की कटिंग्स को मैंने एक जगह इकट्ठा किया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने भी अपील की कि आप अंदर रूम के अंदर रहिए। फिर मार्च 21 की खबर है कि लार्ज नंबर ऑफ वो जो पैसेंजर्स थे एयरपोर्ट में, दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में थे, उनको वहीं वेटिंग रूम में रखा गया, और सरकार के पास कोई पॉलिसीज नहीं थी उस समय से, फ्लाइट को उस समय रोका नहीं गया था। 19 मार्च को खबर है कि कनिका कपूर जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, जो सिंगर हैं, वो लंदन से आई हुई थी, और उन्होंने बिग पार्टी अरेंज की थी, जिस पार्टी में बड़े बड़े देश के नेता पहुंचे हुए थे, और उसमें बीजेपी की चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे सिंधिया जी भी थी, और उनके बेटे दुष्यंत भी थे। तो बड़े बड़े लोग तो पार्टी कर रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी पार्टी कर रहे हैं, आप तो उनसे कुछ नहीं पूछ सकते हैं जी। फिर खबर ये आ रही है कि तिरुपति बालाजी में भी, तिरुपति बालाजी के बारे में आपको बताऊंगा कि वहां से खबर आई है, उसके बाद तिरुपति बालाजी से भी कुछ खबरें आई कि डिवोटीज आर रीचिंग इन ए लार्ज नंबर टू ऑफर प्रेयर्स एट द टेम्पल। एक खबर आई कि तिरुपति बालाजी जो टेम्पल है, वहां पे बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु जो थे, जो अकीदतमंद जो लोग थे, वो पूजा करने के लिए जा रहे थे। ये भी खबर एबीवीपी न्यूज की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी खबर आई कि जिन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया, वो 12 अप्रैल के दिन उनका भी ग्रांड सेलिब्रेशन किया गया, उसमें भी कोई कोरोना का कुछ मतलब जो होता है ना गाइडलाइन से कोई फॉलो नहीं कर रहा जी। अच्छा, तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से मार्च के महीने में चीजें चल रही थी। दोस्तों, आपको पता है कि जब पूरी दुनिया में कोरोना फैल चुका था, भारत में भी केसेस आ गए थे, उस जमाने में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ एक बड़ी स्टेडियम में उनका इस्तकबाल करने के लिए, स्वागत करने के लिए बड़ी लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया। हम सवाल पूछना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी, क्या इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा करने से क्या कोरोना वायरस नहीं फैला होगा? आप कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ जब तबलीगी जमात के ही लोग इकट्ठा होते हैं तभी वायरस फैलता है, और बाकी लोग जब इकट्ठा होते हैं तो वायरस नहीं फैलता है? ये तो डबल स्टैंडर्ड है ना। बोलिए, ये तो डबल बात हुई ना। अगर कोरोना तो हिंदू मुसलमान को नहीं देखता है कि जब हिंदू एक जगह इकट्ठा होंगे तो हम नहीं फैलेंगे, और मुसलमान जब एक जगह इकट्ठा होंगे तो फैल जाएंगे। अच्छा,
अभी आपको पता है कि अयोध्या में 5 अगस्त को भूमि पूजन हुआ। भूमि पूजन का मतलब ये है कि अब अयोध्या में राम मंदिर बनना शुरू हो गया। तो सवाल ये है कि क्या कोरोना के टाइम में क्या कुछ दिनों के लिए इस मामले को रोका नहीं जा सकता था, या फिर मंदिर बनाना ही था तो उसमें जो ट्रस्ट के लोग हैं वो उस काम को देखते, उसमें प्रधानमंत्री जी को जाने की क्या जरूरत थी वहां पे? आप बताइए, वहां उनको जाने की क्या जरूरत थी? आपको पता है राजनीतिक पार्टियों के ऑफिस से लोग कोरोना पॉजिटिव निकल गए हैं। मंत्री, बड़े बड़े मंत्री लोग कोरोना पॉजिटिव निकल गए। मोदी जी के मंत्रालय के बहुत सारे लोग कोरोना पॉजिटिव, वो कौन से तबलीगी जमात के लोगों से मिले हैं? क्या कोई उनसे खबर पूछेगा कि आपने, आपको कहाँ से कोरोना हुआ? साहब, कोरोना के बारे में मैं मुसलसल लगातार डॉक्टर से बात करता हूँ, और एक डॉक्टर मुझे बताते हैं कि कोरोना के बारे में है ना, किसी को बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं है। किसको कोरोना हुआ है, किसको नहीं हुआ है, कोरोना के सिम्टम क्या हैं, कैसे नहीं है। और इतनी आसानी से फैलने वाला बीमारी है कि आपको पता भी नहीं होगा कि आपको कोरोना हुआ है। शायद कोरोना आप दूसरे को ट्रांसफर भी कर दे, दूसरा उससे ग्रसित भी हो जाए, उससे अफेक्टेड भी हो जाए और आपके साथ कुछ नहीं हो। तो जरूरत इस बात की है कि हम सब लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है, कोरोना के रूल को फॉलो करने की जरूरत है। हमें धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस धर्म के लोग कोरोना को फैला रहे हैं, इस धर्म के लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। क्या भूमि पूजन की वजह से कोरोना नहीं फैला होगा? और दूसरी बात सुनिए, 6 तारीख के अखबार को आप उठा के देखिए, मैंने इसके ऊपर लिखा भी है। 6 तारीख को अखबार को उठा के देखिएगा, अखबारों में क्या खबर चल रही है। लोग जुलूस निकाल रहे हैं, लोग मिठाइयां बांट रहे हैं, लोग जुलूस निकाल रहे हैं, लोग मिठाइयां बांट रहे हैं, लोग पटाखे छोड़ रहे हैं, लोग मुस्लिम इलाकों से भगवा झंडा लेके लोग नारे भी लगा रहे हैं। आप जरा मुझे बताइए, क्या इस सबसे कोरोना नहीं फैला होगा? आप बताइए। और एक खबर और है, मैं जरा पढ़ के बताना चाहता हूँ। अभी अभी एक खबर ये आई है कि कुछ ही दिन पहले स्क्रॉल की एक खबर थी कि तिरुपति टेम्पल जो है, तिरुपति टेम्पल, वहां पे 11 जून को, उसको जो आंध्र प्रदेश में तिरुपति टेम्पल, उसको 11 जून को फिर से खोल दिया गया, लॉकडाउन के बाद उसको खोल दिया गया। और ये बताया जा रहा है, एक आंकड़े के बताया जा रहा है कि जुलाई के महीने में 2,38,000, माने 2,38,000 जो श्रद्धालु थे, जो पिलग्रिम्स थे, वहां पे टेम्पल को उन्होंने विजिट किया। और 2 महीने के दौरान 734, 734 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है मंदिर के अंदर। अब आप बताइए, क्या तबलीगी जमात के लोग जाते हैं तिरुपति बालाजी के टेम्पल में? अगर वो मस्जिद होता तो आप कह भी सकते थे कि कुछ तबलीगी लोग चले गए होंगे वहां पर। लेकिन क्या वहां पे कोई तबलीगी जमात का लोग गया है? क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सवाल? अगर किसी के भावना आहत ना हो, एक रैशनल तरीके से मैं पूछ सकता हूँ कि वहां कोरोना पॉजिटिव कैसे फैला। और आप बता दूं, तबलीगी जमात के लोग कितने हैं हिंदुस्तान के अंदर? आप बताइए, मुसलमानों का कितना परसेंट लोग तबलीगी जमात के अंदर के फॉलोअर्स हैं, और मुसलमान लोग इस देश के अंदर में कितने परसेंटेज हैं? तो जहां जहां भी देश में केसेस तबलीगी जमात का हो रहा है, क्या उसके लिए तबलीगी जमात जिम्मेदार है? मैं मान सकता हूँ कि तबलीगी जमात के कुछ मेंबर जो होंगे वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए होंगे। मैं मान सकता हूँ कि लॉकडाउन लगने के बाद तबलीगी जमात ऑफिस के अंदर में कुछ कमियां रह गई होंगी, लेकिन वो कमियां अगर होगी भी तो एक इंसानी भूल थी, वो एक इंसानी भूल थी। किसी ने साजिश नहीं की थी, किसी ने साजिश नहीं की थी। ये अगर कुछ हुआ भी होगा, मैं हर चीज की आपको गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन इसको, ये धर्म के मामले पे क्या हम लोग को बांटने की जरूरत थी? तो क्या हम लोग को लगता है कि आज कोर्ट ने जो फैसला दे दिया है, और उसने कहा है, कोर्ट में जो बैठे हुए लोग हैं कोई मुसलमान तो नहीं है, जो जज साहब हैं, उन्होंने जो फैसला दे दिया, तो क्या आज के बाद से हम इस तबलीगी जमात वाली जो बात है और कोरोना को जो जोड़ने वाली बात है, क्या आज के बाद से हम खत्म कर दें इसको? आज के बाद से हमको किसी भी तबलीगी जमात के मेंबर को कोरोना फैलाने वाला तो नहीं कहना चाहिए? नहीं कहना चाहिए ना? क्या आप लोग मेरे साथ हैं?
हम लोग को तो नहीं कहना चाहिए आज के बाद। और हमें आज एक कोशिश करनी चाहिए, यहाँ से एक तरह से एक प्लेज लेनी चाहिए कि हम कोरोना को खत्म करने के लिए जो भी, कहने का मतलब है जो भी एहतियात बरतने हैं, जो भी प्रोटेक्शंस लेने हैं, हम उसका पालन करेंगे। हम सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे। हम हम मुंह के ऊपर आपको क्या कहते हैं उसको, मास्क लगाएंगे। हम भीड़ से बचने की कोशिश करेंगे, ये सब करेंगे। और सरकार से भी हम ये कहेंगे, तो सरकार से भी हम सवाल करेंगे कि साहब आप क्या कर रहे हैं, आप बताइए। अगर मास्क न लगाने की वजह से, जरा मेरी बात पे गौर कीजिएगा, अगर मास्क न लगाने की वजह से 500 रुपए का फाइन अगर पुलिस कर सकती है, तो जिस अस्पताल के अंदर में कोरोना टेस्ट करने के लिए इक्विपमेंट नहीं है, उसके लिए और डॉक्टरों के लिए किट नहीं है, जहां पर वेंटिलेटर नहीं है, तो सरकार से कितना का फाइन होना चाहिए, आप बताइए। कितना का फाइन होना चाहिए, आप बताइए। जब मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं मास्क नहीं खरीद सकता, या मैंने लापरवाही कर दी मास्क नहीं पहन के, तो मेरे ऊपर पुलिस पकड़ती है, डंडे लगाती है और कहते हैं 500 रुपए दे दो, चालान हो गया। तो अगर मैं इस देश का नागरिक हूँ, मैं टैक्स देता हूँ, और मेरे घर में कोई बीमार हो गया, अस्पताल लेके जाता हूँ, अस्पताल में कोई सुविधा नहीं होती है, ना वेंटिलेटर होता है, ना किट होता है, ना टेस्टिंग टूल होते हैं वहां पे, ना डॉक्टरों के लिए कोई प्रोटेक्शन है, तो सरकार के ऊपर कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, आप ये बताइए। कितना उनके ऊपर हमको ये लगाना चाहिए, फाइन लगाना चाहिए। दोस्तों, आप फिर गूगल कीजिए, मेरी बातों पे यकीन मत कीजिए। आपको पता है, हिंदुस्तान को कहा जा रहा है कि दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, और यहाँ पे हेल्थ का क्या हाल है। हेल्थ का हाल भारत में नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान से भी कई मामलों में खराब है। कई मामलों में खराब है। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान। आप कहिए तो मैं किताब निकाल के पढ़ के आपके सामने बता दूं। जियाद दरेज की किताब है सेंस एंड सेंसिबिलिटी, अभी आई है। आप उसके अंदर में सारी बातों का जिक्र है। इकोनॉमिस्ट है, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, कि भारत जो है हेल्थ पे इतना कम पैसा खर्चा करता है, इतना कम पैसा खर्चा, बावजूद इसके इसकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि लोगों के पास सुविधाएं नहीं है। अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल ने हाथ खड़े कर दिए हैं। जो भी सेवा हो रहा है वो सरकारी अस्पताल में हो रहा है। हमारे जो मजदूर, सॉरी, हमारे जो बहादुर जो डॉक्टर है वो कर रहे हैं। बहुत लोगों को किट नहीं है उनके पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर मर गए उसके अंदर। डॉक्टरों ने हड़ताल की है। आपको ये क्या है ये, इस बीच में आप कह रहे हैं मंदिर बना दो, मंदिर बना दो। अरे मंदिर तो कल भी बन सकता है। अभी अस्पताल जरूरी है, मंदिर जरूरी है, आप बताइए। भगवान को पूजा करने के लिए क्या हमें मंदिर जाने की जरूरत है? वो तो दिल में है भगवान। आप बताइए, कबीर ने क्या कहा था, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। कहाँ ढूंढने मुझे जा रहे हो, बोलो, कहाँ ढूंढने जा रहे हो तुम मुझे? मैं तो तुम्हारे ही पास हूँ। और भगवान है क्या मंदिर के अंदर में? जब आप मनुष्य के साथ प्रेम नहीं करेंगे तो क्या भगवान आपको मंदिर के अंदर में मिल जाएंगे? बताइए। ये तो कहानी है। बस एक आखिरी बात कह के मैं खत्म करना चाहूंगा। दोस्तों, आपको पता है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो फैसले दिए हैं, इस तरह के कई सारे फैसले डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स ने दिए हैं, थोड़े मिलते जुलते। किसी ने तबलीगी जमात के जो लोग थे उनकी रिहाई कर दी, किसी ने उनको जमानत दे दिया, किसी ने कहा इनके ऊपर केस नहीं बनता। इस तरह का फैसले जो है ना, वो मुल्क के मुख्तलिफ यानी डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स ने दिए हैं 3-4 महीने के दौरान में। लेकिन आपका तो मीडिया बिल्कुल रिपोर्ट नहीं करता इसको। मेन स्ट्रीम मीडिया क्या रिपोर्ट करता है कि तबलीगी जमात के लोग अस्पताल में बिरयानी मांग रहे हैं मसालेदार। लेकिन कभी ये तो नहीं लिखता है कि जौनपुर का जो कोर्ट है, जो जौनपुर की अदालत है, उसने तबलीगी जमात के लोगों को छोड़ दिया, कहा कि भाई इनके ऊपर तो कोई केस नहीं बनता है। तो मैं 2-3 ऐसे केसेस को, 4 को पढ़ के आपको दे देना चाहता हूँ, ताकि आपको लगे कि किस तरह से खबरों को छुपाई जाती है। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, साहब आपको कहाँ से खबर मिल गई है? आपके पास क्या 4 आंखें हैं? मेरे पास 4 आंखें नहीं है। कुछ कुछ उर्दू के जो अखबार होते हैं ना, वो इन खबरों को थोड़ी बहुत जगह देते हैं। हिंदी वाले तो बिल्कुल नहीं देते। अंग्रेजी में भी इतनी खबरें नहीं आ पाती है। तो मैंने उर्दू के कुछ कुछ खबरें की कटिंग्स अपने पास रखी है। मैं चाहता हूँ कि आपके सामने मैं साझा कर दूं। और जिन लोगों को उर्दू नहीं आती है उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी काउंटर करंट में अंग्रेजी में आर्टिकल लिख दिया है। आप इसको अगर गूगल करेंगे, व्हाट मेक्स न्यूज एंड व्हाट डजेंट
फॉर तबलीगी जमात अभय कुमार करेंगे तो आपको काउंटर करेंट में स्टोरी अभी मिल जाएगी। तबलीगी जमात काउंटर करेंट अभय कुमार करेंगे तो मेरी स्टोरी वहां पर मिल जाएगी। उसी से एक दो चीजें मैं पढ़ के बता देना चाहता हूँ कि जब रिहाई की बात आती है तबलीगी जमात के मेंबर की, तो खबरें नहीं बनती है। खबरें कब बनती है कि उन्होंने लड़ाई कर दी, उन्होंने बिरयानी मांगा, उन्होंने मसालेदार गोश्त मांगा, उन्हें डॉक्टरों के साथ मारपीट की, इसके ऊपर खबर बनती है। तो जरा एक दो चीजें मैं आपको बता दूं यहाँ पे, फिर उसके बाद हम खत्म कर देंगे इस बात। देखिए, ये आर्टिकल मैंने काउंटर करंट में भी मौजूद है, तबलीगी जमात एंड मेन स्ट्रीम मीडिया, व्हाट मेक्स न्यूज एंड व्हाट डजंट। तबलीगी जमात एंड मेन स्ट्रीम मीडिया, व्हाट मेक्स न्यूज एंड व्हाट डजंट। इसके अंदर में मैंने जिक्र किया, ये मैंने आर्टिकल लिखा था मई 31 में, और इसके अंदर में मैंने आर्टिकल में लिखा कि अखबार के जो हिंदी अखबार ज्यादातर थे वो तबलीगी जमात की निगेटिव स्टोरी को ज्यादा प्रोमिनेंटली ये करते हैं, हिंदी अखबार और ये सब जो निगेटिव खबरें होती है उसको, और जो खबरें हैं जो उनकी रिहाई से मुतालिक जो खबरें हैं उनको ज्यादा जगह नहीं दी जाती है। सुन लीजिए, तो उसमें फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, इनकलाब उर्दू जो था न्यू दिल्ली में, उसने 27 मई 2020 पेज नंबर 6 पे एक छोटी सी खबर छापी, और उन्होंने कहा कि तबलीगी जमात के लोगों को जो तबलीगी जमात से जुड़े हुए जो मेंबर थे उनको बेल दे दिया गया, समझे। लेकिन इस खबर को उसी दिन के दूसरे अखबार में मुझे नहीं देखने को मिली। फिर उसी तरह से इनकलाब बॉम्बे था, उसने भी 27 तारीख को, मई 27 2020 को एक खबर छापी थी कि हुआ क्या कि 57 यानी 57 का मतलब 5 और 7 सन 57 फॉरेन नेशनल तबलीगी जमात के जो मेंबर थे जो नूंग हरियाणा के थे उनको छोड़ दिया गया। सुन लीजिए, उनको भी छोड़ दिया। फिर इनकलाब 28 तारीख की भी एक खबर है कि उसकी खबर है कि द नेक्स्ट डे इनकलाब ऑल्सो ब्रॉड to the public domain an important story about the Supreme Court sending notice to Press Council of India and the central government. The court issued this notice after a complaint was filed by Supreme Court. उसमें ये था, वो 28 तारीख को ये खबर थी कि इसके साथ ये भी खबर थी कि जो चैनल्स हेट्रेड फैला रहे हैं तबलीगी जमात के नाम पर, मुसलमान के नाम पर कोरोना के दौरान, तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने क्या कार्रवाई की है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस चैनल के ऊपर क्या कार्रवाई की है, ये भी खबर है। तो अगर मैं इसको फिर से संक्षेप में कहूं तो संक्षेप में समरी यही है कि मई के महीने में और बाद में भी इस तरह की खबरें आ रही है कि तबलीगी जमात के लोगों को छोड़ा जा रहा है, बेल दिया जा रहा है, उनको एक्विट किया जा रहा है, उनकी रिहाई हो जा रही है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि चैनलों का जो स्प्रेड कर रहे हैं ना, हेट्रेड स्प्रेड कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनसे तलब कर रही है, उनसे जवाब मांग रही है। लेकिन ये सब खबरें आपको नहीं दिखाई जाती है। आपको खबरें सिर्फ दिखाई जाती हैं कि एक तबलीगी जमात जो है वो कोरोना को फैला रहा है। दोस्तों आप बताइए, जब कोरोना के केसेस बहुत कम थे तो लॉकडाउन लगाया गया, मजदूरों को मजबूर किया गया कि वो पैदल हजार हजार किलोमीटर चले। आधे लोग पहुंचे, कुछ लोग रास्ते में रुक गए, कुछ लोग दम तोड़ दिया, बहुत सारे मजदूर रेल से कट के मर गए। जब केसेस बढ़ गए हैं तो इस लॉकडाउन को खोल दिया गया है। जब केसेस कम थे तो प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करते थे। आज केसेस बढ़ गया है, कोरोना की बात नहीं हो रही है। आज ये कहा जा रहा है कोरोना के साथ जीना है। कुछ सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है? कब तक एक हेल्दी सोसाइटी, एक स्वस्थ सोसाइटी कब तक अपनी कमियों को अपने माइनॉरिटीज के ऊपर थोपता रहेगा? कब तक? आप बताइए। हम अपने प्रॉब्लम को, मतलब जो सरकार की जिम्मेदारी हो, किसी गरीब आदमी पे, किसी कमजोर आदमी पे, किसी दूसरे धर्म के आदमी के ऊपर हम उसके ऊपर इसको थोपते रहें। ये सब चीजें तो नहीं होनी चाहिए। होना ये चाहिए कि धर्म का जो मामला है वो घर का है। धर्म का मामला हमारा पर्सनल मामला है। हम धर्म को मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते। धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो लोग भी मेरे साथ 1 घंटे तक बने रहें उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आपका और हमारा धर्म जो भी हो, हम लोग को ये सवाल करना चाहिए कि मजदूरों के लिए सरकार के पास क्या पॉलिसी है, छात्रों के लिए क्या पॉलिसी है, गरीब लोगों के लिए क्या पॉलिसी है। दीन और मजहब का जो चीज है ना, उसको हम लोग पर्सनल लेवल तक इसको छोड़ दें। तिरुपति टेम्पल के अंदर में भी, तब उसके अंदर में भी कोरोना के पॉजिटिव के केसेस मिले हैं। तो हम तिरुपति के ऊपर तो इल्जाम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। हम तो नहीं कह सकते हैं कि सारे तिरुपति वाले लोग ऐसे हैं, ना हम किसी एक खास कम्युनिटी को टारगेट कर सकते हैं। तो ऐसी बात है कि तबलीगी जमात को क्यों टारगेट किया जाता है?
माइनॉरिटी को क्यों टारगेट किया जाता है। तो अगर मैं आप लोगों के कुछ डाउट्स और आप लोगों के कुछ सवाल का यहाँ पे 1 घंटे के अंदर में अगर मैंने आंसर किया, अगर कुछ आपके सामने कुछ पॉजिटिव चीज़ें अगर करने में कामयाब रहा, तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। आपसे मेरी गुज़ारिश यही है कि आप लोग इसी तरह से मेरा साथ देते रहिए और हम सब लोगों की एक कलेक्टिव फाइट है। किसी और दिन मैं फिर किसी किसी टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, शुक्रिया। मैं अभय कुमार। थैंक यू।